क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क किया? फीफो लीफो, अरे वो तो बहुत आसान लगा मैम, कोई मुश्किल नहीं था। यस बेटा, फीफो लीफो था ही इतना आसान। बट आज हम लोगों ने वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज सीखना है और इसके बाद हम लोगों ने करनी है एडजस्टमेंट्स। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे आज हम। सो चले काम शुरू करें। सबसे पहले आज हम करेंगे वेटेड एवरेज एंड इन दिस वेटेड एवरेज वी विल बी डूइंग ऑल थिंग्स प्रॉपरली। हर चीज बिल्कुल प्रॉपर करने जा रहे हैं बेटा। So let's carry on with our same question. कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे थे। तो सेम क्वेश्चन आज हम दोबारा करेंगे और किसी के साथ करेंगे? वेटेड एवरेज के साथ करेंगे। सो आइए जरा देखते हैं सब लोग। मैंने अपना स्टोर लेजर फिर से बना लिया है। आर यू रेडी विद द स्टोर लेजर? नहीं तो पॉज करिए, पहले स्टोर लेजर बनाइए और स्टोर लेजर के ऊपर हम लिखेंगे यूजिंग वेटेड एवरेज। अभी हम लोग वेटेड एवरेज मेथड की बात करने जा रहे हैं और वेटेड एवरेज में खास बात यह है कि यहाँ पर रेट कॉलम नहीं है। यहाँ पे क्या है? रेट कॉलम नहीं है। रेट कॉलम हम बना सकते हैं, चलो रेट कॉलम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल एवरेज में बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे। सो कम ऑन, लेट्स डू विद द वेटेड एवरेज। फर्स्ट शुरू करूं? आपका स्टोर लेजर पूरा हो गया? बना लिया मैम। तो चलो, 1 जनवरी यू हैव रिसीव्ड, यू हैव ओपनिंग बैलेंस of 50 orders at the rate of 4, this is 200, right? This is 50 orders at the rate of 4, 200. Now comes 5th of January, that is purchase order number 10, right? कितना? 40 units at the rate of 3, 120, right? 40 units at the rate of 3, 120. और अब एड ऑन करूं तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, 50 में 40 यूनिट्स ऐड 90 एंड 200 में 120 ऐड, दिस इज 320, राइट? सो अब आप रेट कैसे निकालेंगे? रेट वुड बी अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी। सो 320 डिवाइड बाय 90, इट इज इक्वल टू, लेट्स सी, 320 डिवाइड बाय 90, ये आ रहा है 3.56, 55555 आ रहा है, दैट मीन्स 3.56. Okay, this is 5th of January. Now comes 8th January. Purchase order number 12, right? और 30 units हैं, 4 rupees पर 120. क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड। सो 90 में 30 ऐड कितना हो जाएगा? 120, और 320 में 120 ऐड, इट बिकम्स 440. सो 440 divided by 120, it is equal to, so 440 divided by 120, it is equal to 3.67. कितना आया बेटा? 3.67. Okay, now let's come on. और अब हम आ रहे हैं 10th of January में। 10th of January की बात करते हैं। मटीरियल रिक्विजिशन नंबर 4 आया बेटा, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 4। सो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 4 में 70 यूनिट्स इशू हो रहे हैं, और 70 यूनिट्स इशू हो रहे हैं तो कहाँ से इशू करेंगे? जो लास्ट प्राइस है, जो आपका लास्ट रेट निकला था, उस पे इशू करेंगे। सो दी 3.67 इंटू 70, इट इज इक्वल टू 257. कितना आया बेटा? 257, और 257 माइनस 257 माइनस, मतलब 440 में से 257 गया, कितना बन गया? 183, और 120 में से 70 गया, मतलब क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस और अमाउंट में से अमाउंट माइनस। सो दिस इज 50. अगर मैं इफेक्टिव रेट निकाला तो 183 डिवाइड बाय 50, इट इज इक्वल टू, सो डिवाइड बाय 50 करते हैं, कितना आया है? दिस इज अगेन 3.67, राइट? 3.66 आ रहा होगा किसी बच्चे का, बट डजेंट मैटर, कभी इशू पे रेट चेंज नहीं होता। जो भी रेट चेंज होगा वो हमेशा किस पे होगा? आपका परचेज पर। सो 10th जनवरी के बाद, राइट, दिस इज मेरा जो आ रहा है ये 3.66 आ रहा है। अगर आप बहुत सारे डेसिमल्स लोगे तो एग्जैक्ट 3.67 आएगा। सो 10th जनवरी के बाद हमारे पास आ रहा है 12th जनवरी। फिर से एक और इशू है, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 5. This is 10 units at 3.67. This is 36.7, मतलब 37. So
183 minus 37 comes out to be 146 and 50 में से 10 क्या बन गया 40. So 146 divide by 40, it is equal to 3.65. कितना इशू होगा बेटा 3.65. राइट. अब आ रहा है 15th जनवरी, परचेज ऑर्डर नंबर 11. राइट. और परचेज ऑर्डर नंबर 11 में क्या होगा 20 यूनिट्स जो हैं वो 5 रुपीज पर हैं. दिस इज 100. अब 20 यूनिट्स में क्या होगा, ये परचेज हो रहा है तो ऐड हो जाएगा क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड और अमाउंट में अमाउंट ऐड. 40 में 20 ऐड हुआ 60 और 146 में 100 ऐड हुआ 246. सो 246 डिवाइड बाय 60, इट इज कमिंग आउट टू बी 4.1. कितना आ रहा है जी अपना 4.1. 246 डिवाइड बाय 60, दिस इज इक्वल टू 4.1. सो 15 जनवरी को आया 4.1. अब उसके बाद आता है 20 जनवरी. सो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 6, दिस इज 20 यूनिट्स एट 4.1. 20 यूनिट्स एट 4.1 मीन्स कितना हुआ जी, हमारा आया जी 82. अब देखिए अब की बार 2.3.6666 की तरह नहीं है, बिल्कुल डॉट राउंड ऑफ आंसर है. इसकी वजह से जब अगर आप इशू भी करेंगे तो भी सेम रेट आएगा. कैसे, क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस करिए 40 और 246 में से 82 माइनस करिएगा तो बन जाता है 164. सो इफ आई डिवाइड 164 डिवाइड बाय 40, इट इज इक्वल टू 4.1 अगेन. 4 रुपये 10 पैसे फिर से आया. सो 20 रुपये का 20 जनवरी का आ गया हमारा इशू. अब मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है 24th जनवरी. क्या आ रहा है बेटा 24th जनवरी. और 24 जनवरी को मटेरियल रिक्विजिशन आ रहा है 7. राइट. इशू किया हमने 10 यूनिट्स और 4.1 पर हमने 10 यूनिट्स इशू किया, दैट इज 41. सो दिस इज 30. 40 में से 10 गया 30 एंड 164 में से 41 गया. सो 164 में से 41 गया, बन गया 123. सो 123 डिवाइड बाय 30, इट इज इक्वल टू 4.1. ओके, दिस इज 24 जनवरी. अब आता है हमारे पास 26 जनवरी. 26 जनवरी को परचेज ऑर्डर आया 13. हमने 40 यूनिट्स परचेज किए 3 रुपीज पर, दिस इज 120. हो गया ऐड. सो 30 में 40 ऐड हुआ, दैट इज 70. 123 में 120 ऐड हुआ, दिस इज 243. सो 243 जरा डिवाइड करते हैं 70 से. सो ये आ रहा है 3.47. कितना आ रहा है बेटा 3.47. अब देखिए लास्ट में 26 जनवरी के बाद क्या आ रहा है 27 जनवरी. दिस इज शॉर्टेज. कितने यूनिट्स शॉर्टेज वाज ऑफ 5 यूनिट्स. 5 यूनिट्स 3.47. लास्ट प्राइस पे इशू करना है. ये बात तो हमें समझ में आ गई है जी. दिस इज 17.35. मैंने 17 लिया है और 243 में से माइनस करते हैं तो ये आ रहा है 225 और 70 में से 5 यूनिट्स माइनस करें तो आता है 65 और 225 में डिवाइड करें 65 से तो ये आ रहा है अगेन 3.47. कितना आ रहा है बेटा 3.47. So what is the closing stock here? So answer is the closing stock of 65 units are valued at rupees 225 as per weighted average method. As per weighted average method, right? अब मैं सेम क्वेश्चन दोबारा करने जा रही हूं. अगर किसी को ना किसी ने ना नोट डाउन किया हो तो ये रहा जी मेरा पूरा आंसर. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं आराम से. राइट, दिस इज माई एंटायर आंसर. यू कैन पॉज एंड यू कैन नोट डाउन. सो आपने देखा
कि कैसे हमने निकाला, जब भी परचेज हुआ तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड, और जब भी आपने इशू किया तो क्वांटिटी से क्वांटिटी लेस और अमाउंट से अमाउंट लेस। बहुत इजीली हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं आई हमको। और हमने रेट कैसे निकाला, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट। सो अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट। अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रेट आ जाएगा। गुड। सो नाउ अब हम फिर से ही सेम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बट अब की बार इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, अब की बार हम मेथड चेंज करने जा रहे हैं। कौन सा मेथड, द लास्ट मेथड, दैट इज यूजिंग सिंपल एवरेज। बट एक बात बताऊं, सिंपल एवरेज कभी अपने आप नहीं चल सकता। सिंपल एवरेज को लाठी चाहिए जी। किसकी लाठी चाहिए, या तो विद फीफो या विद लीफो। मैं आपको विद फीफो करके दिखा रही हूँ। ये मेथड बहुत पॉपुलर मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें हम एक लाठी की सपोर्ट के साथ, अगर हमें फीफो ही करना है तो व्हाई नॉट यूज फीफो, हम इतना झगड़ा में पड़ेंगे क्यों, राइट। सो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सिंपल एवरेज यूज करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। सो 1st January द बैलेंस was 50 units at the rate of 4, that is 200. Okay, now comes 5th January, purchase order number 10, 40 units at the rate of 3, 120 units आया। 50 at the rate of 4, 200 and 40 at the rate of 3, 120। वेटेड एवरेज में हम इस तरह के ब्रैकेट्स लगाते हैं, राइट। तो आपको ये नहीं अच्छा लग रहा, ये वाला ब्रैकेट पसंद नहीं है, तो आप ऐसा वाला ब्रैकेट लगा लीजिए जी। जैसे आपको समझ में आए वैसा ब्रैकेट लगा लीजिए, राइट। अब आते हैं हमारे पास 8th January। 8th January परचेज ऑर्डर नंबर 12, दिस इज 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4, दिस इज 120। अब हमारे पास 50 यूनिट्स 4 रुपीज़ पर है 200, 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ पर है 120 और 30 यूनिट्स 4 रुपीज़ पर है 120। ये टोटल आपका आज का स्टॉक है। अब 8th January के बाद हमारा इशू हो रहा है 10th January। मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 4, 70 यूनिट्स आपको इशू करना है। तो अब हम इशू करते समय क्या करेंगे, जितना भी इस ब्रैकेट में रेट है, क्या है, जितना भी इस ब्रैकेट में रेट है हम उसका एवरेज निकालेंगे। सो 4 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3 कितना आया जी, 4 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3 कम्स आउट टू बी 3.67। मैम ये तो वेटेड एवरेज वाला आ गया। बेटा वेटेड एवरेज वाला बाय चांस आया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वेटेड एवरेज वाला आएगा हमेशा, राइट। हमने माइनस कर दिया। अब 70 यूनिट्स कहाँ से इशू करें, इसीलिए हमारे को पड़ रहा है जरूरत फीफो का। सो फीफो का मतलब हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो फर्स्ट 70 यूनिट्स कहाँ से गए, पहले 50 में से, फिर 20 40 में से। सो हमारे पास जो बचा है वो 20 एट द रेट ऑफ 3 60 बचा है एंड 30 एट द रेट ऑफ 4 120 बचा है, राइट। सो 20 एट द रेट ऑफ 3 60 बचा है, 30 एट द रेट ऑफ 4 120 बचा है। ये हमारी क्वांटिटीज हो गई। सो ये हुआ 10 जनवरी। उसके बाद 12 जनवरी मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 5, 10 यूनिट्स हैं जी। कितने इशू हुए, 10 यूनिट्स इशू हुए। सो 3 + 4 डिवाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू 3.5। सो इंटू 10 दिस इज 35, राइट। अब हमें 10 यूनिट्स इशू करने हैं तो 10 एट द रेट ऑफ 3 इशू करेंगे एंड 30 एट द रेट ऑफ 4 करेंगे, दिस इज 30 एंड दिस इज 120। कुल मिलाकर 150 हुआ ना, राइट बेटा जी। अब 12 जनवरी हो गया जी। अब मेरे पास नेक्स्ट आ रही है 15 जनवरी। 15 जनवरी मटेरियल रिक्विजिशन नंबर, नहीं 15 जनवरी तो परचेज आया है। सो परचेज ऑर्डर नंबर 11, 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, दिस इज 100, राइट। सो अब हम इधर लेंगे 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 करके देखते हैं। सो 10 में 3, 30 में 4 और 20 में 5, दिस इज 30
दिस इज 120 एंड दिस इज 100। कुल मिला के हमारे सामने आ गया रिजल्ट। 15 जनवरी के बाद हमारे पास आता है 20 जनवरी। सो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 6, राइट। और इस मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 6 में कितने यूनिट्स इशू हो रहे हैं? माई इशूज आर 20 यूनिट्स और रेट क्या है हमारे पास? 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 3, this is equal to 4. So 20 at the rate of 4 comes out to be 80. 20 at the rate of 4 comes out to be 80. अब मैं यहाँ से 20 यूनिट्स इशू कर रही हूँ तो कितना बना? 20 at the rate of 3, 20 at the rate of 4 and 20 at the rate of 5. This is 80 and this is 100. Okay, so this is 20th January. अब आगे चलते हैं, हमारे पास आता है 24th जनवरी। 24th जनवरी मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 7, राइट। मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 7 और मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 7 के अंदर कितने यूनिट्स इशू हो रहे हैं? 10 यूनिट्स। कितने यूनिट्स इशू हो रहे हैं बेटे? 10 यूनिट्स। और 10 यूनिट्स इशू हो रहे हैं तो किस पे जाएगा? 4 + 5 डिवाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू 4.5 और 4.5 into 10 comes out to be 45. So माइनस करें तो 20 में से 10 गया 10 और ये आ गया 20 एज इट इज। दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज आपका जो गया है 10 यूनिट्स वो 20 में से गया है, राइट। तो हम बोलेंगे दिस इज 40 एंड दिस इज कितना? 100। ओके नेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक बात और समझाती हूँ। ये जो आपने किया ये तो सिर्फ आप जो ब्रैकेट्स बना रहे हैं फीफो लीफो के लिए बना रहे हैं, बट अभी तक हमने क्लोजिंग बैलेंस तो बनाया नहीं। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं बच्चे? एक बार और देखिएगा जरा। ये जो ब्रैकेट है ये तो सिर्फ इंडिकेशन है फीफो के लिए या किसके लिए। अगर लीफो तो लीफो के हिसाब से चलते हैं। वाई क्वांटिटी हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 90 यूनिट्स और क्वांटिटी ऐसे लिखेंगे क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड। दिस इज 320, राइट। तो आप बोलेंगे मैम आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ फीफो से चलाना सिखा रही थी, राइट। आई वाज टीचिंग यू हाउ टू यूज योर फीफो, ओके। ओके, सो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड कितना आया? दिस इज 120 और इसका जो रेट आएगा वो कितना आएगा? 440। अब इशू हुआ तो फिर से करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। तो क्या मैम अपनी कॉपी में भी लिखेंगे? आंसर इज यस बेटा। ये जो हमने किया ब्रैकेट्स, ये किसके लिए? ये फीफो बताने के लिए कि क्या फीफो है। मैं इन सभी ब्रैकेट्स को छोटा कर देती हूँ, राइट। आप बोले मैम हम तो नहीं छोटा कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप साइड में लिख लीजिए ना। तो मेरा पर्पस जो ब्रैकेट्स का था वो किस लिए था? ताकि आपको फीफो समझ में आए, राइट। बट जो अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट है, उसको निकालने के लिए तो हमारे को थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ेगी, ओके। ये छोटा होने को तैयार नहीं है जी। ये बोला मैं नहीं छोटा हूँगा। आप वैसे लिख के दिखाओ जैसे सारे बच्चों ने लिखना है। तो चलो जी ठीक है, अपन वैसे लिख लेते हैं। क्वांटिटी में से क्वांटिटी गया, दिस 50 यूनिट्स। 440 में से 257 गया, 440 में से 257 गया, दिस इज 183। फिर 10 यूनिट्स गया, 10 यूनिट्स मतलब 40
और इसमें से आपका माइनस हुआ 35, सो दिस इज 148। आगे चलिए 20 यूनिट्स आया, दिस इज 60 और इसमें 100 रुपीज ऐड हो गया, दिस इज 248, राइट। 20 यूनिट्स इशू हुआ, दैट इज 40 और 80 रुपीज गया, दिस इज 168, ओके। फिर 10 गया, दिस इज 30 और 45 माइनस हुआ, दिस इज 123। दिस इज MR7, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 7। आगे चलते हैं, दिस बिकम्स 26 जनवरी का एक परचेज और आ रहा है जी। परचेज ऑर्डर नंबर 13, दिस इज 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3, दिस इज 120। ऐड करते हैं तो क्या हुआ, हमारा जो ब्रैकेट है वो कैसे दिखाई देगा, 10 4 ज़ा 40, 20 5 ज़ा 100, अभी एक और आ गया 40 एट द रेट ऑफ 3, 120। ये तो हुआ ब्रैकेट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, दिस इज 70 और अमाउंट में अमाउंट ऐड, दिस इज 243। 27 जनवरी शॉर्टेज है, दिस इज शॉर्टेज। शॉर्टेज को हम इशू मानते हैं, 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स मतलब 4 + 5 + 3, दैट मीन्स डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4, सो इट बिकम्स 20 रुपीज। दिस बिकम्स 65 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 223। ब्रैकेट बना लीजिएगा, बिकॉज ब्रैकेट से ही आपका पता चलना है अगली बार फीफो में क्या होगा। सो आपने देखा कि कैसे वेटेड एवरेज के अंदर हमने क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड और क्वांटिटी में क्वांटिटी लेस और अमाउंट में अमाउंट ऐड और अमाउंट में अमाउंट लेस का काम किया। बट जो ब्रैकेट्स थे वो रेट निकालने काम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट इशू के। जो भी ब्रैकेट्स में रेट बचे हुए हैं उनसे हमारे को पता चलता है कि हमने नेक्स्ट इशू का रेट क्या देना है। ओके, सो नाउ आफ्टर ऑल दिस हमने कर लिया है सिंपल एवरेज। अगर आपने नोट डाउन करना तो कर लीजिएगा बेटा। आई नो थोड़ा सा आपको बैलेंस कॉलम में थोड़ा सा खिचड़ी रहा, मगर ये ज़रूरी था क्योंकि पहले मुझे समझाना था कि किस तरह से रेट निकल रहे हैं, विच वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद फिर हमने बताना था कि प्लस प्लस माइनस माइनस करके कैसे आप क्वांटिटी और अमाउंट निकाल रहे हैं। सो विद दिस क्वेश्चन इज ओवर नाउ। आई हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 13। नाउ अब आया टाइम PTR, पॉइंट टू रिमेंबर। तो चलिए, आपने कर लिया है तो अब पॉइंट टू रिमेंबर पर चलते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर हमारा क्या कहता है। सो मैंने एक स्टोर लेजर इसलिए तैयार किया था कि कोई भी डेमो एग्जाम्पल में आपको तैयारी रहे, बट फिर भी अभी हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। PTR, पॉइंट टू रिमेंबर, राइट। सो पॉइंट टू रिमेंबर क्या कहता है, आप एक नए पेज से पॉइंट टू रिमेंबर लिखना शुरू करेंगे, किसी भी पेज के नीचे ऊपर नहीं लिखेंगे। प्लीज ध्यान से करिएगा कि यही आपकी बैकबोन है, जो कह रही हूँ वो करना है। क्या करना है आपको एक नए पेज पे पॉइंट टू रिमेंबर लिखना है, कहीं इधर उधर नहीं, यहीं से जहां पे आप काम कर रहे हैं उसके एक नया पेज से शुरू करिए नोट्स पे। सो पॉइंट टू रिमेंबर क्या कहता है। पॉइंट टू रिमेंबर कहता है नंबर 1, जब भी कोई शॉर्टेज हो, लिखिए नंबर 1, इफ देयर इज शॉर्टेज और लॉस और वेस्टेज or some spoilage, then it is treated like issues। जो से भी मेथड पे गए आप, फीफो गए, पिलीफो पे गए, वेटेड एवरेज, सिंपल, जो भी मेथड में जो नॉर्मल इशू है उसके हिसाब से इसका वैल्यूएशन हुआ, राइट। बट इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये तो सबको पता है। एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस, राइट। नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल लॉस है इसकी एंट्री क्या होगी, देखो बेटा जी, दोनों में स्टोर लेजर में वो इश्यू हुआ था, राइट। तो इसीलिए हमने दोनों में एंट्री डालनी है टू स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर में इशू कॉलम में तो मतलब क्रेडिट और परचेज कॉलम में तो, रिसीट कॉलम में तो डेबिट।
तो दोनों में स्टोर लेजर ने क्रेडिट होना है कि चाहे कोई भी केस हो, अल्टीमेटली स्टोर लेजर अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा। अब डेबिट क्या करेंगे? अब डेबिट देखो बेटा जी ऐसे करेंगे, अगर नॉर्मल लॉस है तो आगे जाकर आप अपने इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में पढ़ेंगे कि इट इज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स। हम इसको ओवरहेड्स में डाल देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर लेजर अकाउंट। और अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो हमारी एंट्री डलती है कॉस्टिंग पीनल डेबिट टू स्टोर लेजर। क्या एंट्री डलेगी बेटा? कॉस्टिंग पीनल डेबिट टू स्टोर लेजर। तो इन एनी केस स्टोर लेजर तो क्रेडिट हुआ ही हुआ, वाइल डेबिट की मतलब डेबिट क्या होगा डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा लॉस है, और अमाउंट क्या डिपेंड करेगा? अमाउंट डिपेंड करेगा मेथड के ऊपर, राइट। तो स्टोर लेजर ने हमेशा क्रेडिट होना है। डेबिट क्या होगा? डिपेंड करता है नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस, और अमाउंट क्या है? वो अमाउंट आपके डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ दिस स्टॉक। ओके, सो नंबर 2 पॉइंट रिमेंबर। आइए जी नंबर 2 करते हैं, दैट वी हैव टू कंसिडर the date of actual receipt of goods. We have to consider the actual receipt of goods, right? हम क्या कंसिडर करेंगे हमेशा कि एक्चुअली में रिसीट ऑफ गुड्स क्या है, एंड नॉट द डेट ऑफ ऑर्डरिंग। हमें डेट ऑफ ऑर्डरिंग से कोई मतलब नहीं है, हमारे स्टोर में जब आएगा तभी एंट्री डलेगी, ये तो कॉमन सेंस है। मान लीजिए मैंने एक ऑर्डर दिया, अल्टीमेटली 2 महीने बाद आ रहा है, तो ऑब्वियसली जब वो स्टोर में एंटर करेगा तब उसकी रिसीट की एंट्री डलेगी। और एक ऑर्डर दिया मैंने अभी दिया, उसके बहुत बाद दिया, बट उसके बाद नेक्स्ट डे आ गया, तो ऑब्वियसली रिसीट के हिसाब से डलेगा। सो जब भी सामान आएगा तब एंट्री डलेगी, ना कि डेट ऑफ ऑर्डरिंग। तो अगर डेट ऑफ ऑर्डरिंग दे रखी हो इट इज टू बी इग्नोर्ड, हमें कुछ नहीं करना डेट ऑफ ऑर्डरिंग का, राइट। नंबर 3, when a department transfers goods to other department, then there is no entry in stores ledger। अगर एक डिपार्टमेंट से गुड्स ट्रांसफर होकर दूसरे में जा रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई स्टोर लेजर में एंट्री नहीं है, देयर इज नो एंट्री इन द स्टोर लेजर, क्योंकि वो डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 में डलेगी, स्टोर में तो ना आया ना गया, तो स्टोर लेजर में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट इज नीदर रिसीव्ड nor issued, it is neither received nor issued in store ledger। स्टोर लेजर में ना तो वो आया ना तो वो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कम्स रिटर्न टू वेंडर। इसको कहते हैं हम परचेज रिटर्न। अब रिटर्न टू वेंडर का पॉइंट्स ध्यान से पहले समझ लिखिएगा, उसके बाद हम देखते हैं। जब भी रिटर्न टू वेंडर होती है उसकी एंट्री डलती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मतलब सप्लायर को डेबिट करते हैं, और स्टोर लेजर क्रेडिट होता है, इसका मतलब ये इशू होगा ही होगा, राइट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो हमने क्या सीखा? रिटर्न टू वेंडर इट इज ट्रीटेड एज इश्यूज, इट इज ट्रीटेड एज इश्यूज, ये हमेशा इशू की तरह ट्रीट होगा। इट इज ट्रीटेड एज इश्यूज एट अ प्राइस। अब किस प्राइस पे इशू होगा वो देखना है। एट अ प्राइस नंबर ए एट विच इट वॉज रिसीव्ड। किस प्राइस पे इशू करना है? इट इज ट्रीटेड एज इश्यूज एट व्हाट प्राइस?
It is treated as issues at a price at which it was received if the lot exist. कैसे बेटा? अगर लॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हमें जिस प्राइस पे वो आया था उसके हिसाब से लॉट एग्जिस्ट कर रहा है. इट इज रिसीव्ड, मगर मतलब कि अगर लॉट एग्जिस्ट करता है, जैसे सपोज करिए जो सामान आया आपने देखा अच्छा नहीं है, वही लॉट अभी मेरे पास है और मैं उसमें से ही उसको वापस कर रही हूं, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, इट विल बी इशूड एट द प्राइस एट विच इट वाज रिसीव्ड. बट कभी कभी क्या होता है, जैसे वेटेड एवरेज है, आया आपने रेट चेंज कर दिया, आपने सब लॉट मिक्स कर दिया, अब उसके बाद अब वो सामान रिटर्न टू वेंडर हो रहा है, तो अब आपका लॉट डू नॉट एग्जिस्ट क्योंकि इट इज ऑल बीन मिक्स्ड. तो फिर अब ऐसे केस में क्या होगा? सो बी पार्ट, like normal issues, if the lot do not exist. इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? लाइक अ नॉर्मल इशू, जैसे बिल्कुल नॉर्मली इशू किया जाता है, उस नॉर्मल इशू पर लेंगे इफ द लॉट डू नॉट एग्जिस्ट, राइट? सो अगर हमारे पास कुछ भी डिफरेंस आता है तो वो पीएनएल में जाएगा. अब यहाँ लिख सकते हैं एनी डिफरेंस वुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल, राइट? सो एनी डिफरेंस वुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल. ओके, एक एग्जांपल लेके देखते हैं जी. मैं अपना स्टोर लेजर पे आ जाती हूँ, इस रिटर्न टू वेंडर का एग्जांपल देखते हैं. सपोज करिए देयर इज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2, दिस इज 1000. फिर आपने परचेज किया आपने सपोज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज, दिस इज 300. सो हमारे पास जो लॉट है वो 500 एट द रेट ऑफ 2 एंड 100 एट द रेट ऑफ 3 है, दिस इज टोटल इज 1300. ये हमारा फीफो बेसिस पे चल रहा है अभी. फिर मैंने क्या किया, ये परचेज था, मान लीजिए दिस इज 1st अप्रैल एंड द परचेज वाज ऑफ 10th अप्रैल, राइट? देन I returned the goods on 12th of April. ये काम करते हैं, एक पहले इशू कर लेते हैं. 15th अप्रैल को एक इशू हो रहा है. कितने यूनिट्स? यूनिट्स वर ऑफ मान लीजिए 200. यूनिट्स आर ऑफ 200. अब यूनिट्स आर ऑफ 200 अगर आप फीफो यूज कर रहे हैं, मान लीजिए अभी आप क्या यूज कर रहे हैं, अभी आप फीफो यूज कर रहे हैं, राइट? अगर अभी आप फीफो यूज कर रहे हैं, 200 यूनिट्स वुड बी इशूड एट 2 रुपीज, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज 400. और जो बच गया वो बन गया 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 एंड 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3. सो टोटल मिलाकर ये आया आपका 900 यूनिट्स. कितना आया बेटा अपने पास? 900 यूनिट्स. ओके, अब 15th के बाद मान लीजिए 17th को यू आर रिटर्निंग आउट ऑफ लॉट ऑन 10th of April. 10 अप्रैल को एक अपने जो सामान खरीदा था उसी में से सामान वापस जा रहा है. तो क्या 10 अप्रैल वाले 100 यूनिट्स रखे हैं? आंसर इज यस मैम, बिल्कुल रखे हुए. तो अब ऐसे केस में क्या होगा, हमारे पास सपोज 50 यूनिट्स वापस जा रहे हैं, तो सेम प्राइस पे जाएंगे जिस प्राइस पे खरीदा था, राइट? जिस प्राइस पे खरीदा था उसी प्राइस पे जाएंगे. सो एज अ रिजल्ट आपका ये कैसे जो होगा बेटा, दिस इज 302 एंड दिस इज 50 एट द रेट ऑफ 3. सो कुल मिलाकर दिस बिकम 600 and 150, दैट इज 750. ओके, ये तो हुआ फॉर केस 1. मैंने अभी आपको जो सॉल्व किया है वो केस 1 सॉल्व किया है. This is my case 1. Now comes case 2. Now comes case 2. So case 2 क्या कहता है? Case 2 कहता है कि 15th जनवरी को मैंने इशू किया and I'm using LIFO. मैं क्या यूज कर रही हूँ बेटा? LIFO यूज कर रही हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रही हूँ. इशू करा, आप इशू क्या कर रहे हैं? 200 यूनिट्स कर रहे थे.
अब आपके पास यहां से देखते हैं, ये वाला बीच का केस, सेम केस को दोबारा कर रहे हैं बट लीफो के साथ कर रहे हैं। सो अगर हमारे इन यूनिट्स में से अगर आपको 100 यूनिट्स इशू करना पड़े तो कैसे करोगे? 200 यूनिट्स के लिए आप बोलोगे 100/3 एंड 100/2। सो कुल मिलाकर ये बन गया 500 यूनिट्स का, 500 रुपए का इशू। बच गया आपके पास 400 यूनिट्स @2, दिस इज इक्वल टू 800। ओपनिंग वाला बच गया सामान, राइट। अब आपको कहा जाता 17 को द रिटर्निंग आउट ऑफ लॉट ऑन 10th of April। बट क्या वो 10th अप्रैल का सामान आपके पास अभी यहाँ बैलेंस में है? आंसर इज नहीं मैम। 10th अप्रैल का तो जो भी सामान था वो सारा का सारा 3 रुपीज वाला सामान तो मैं इशू कर चुकी हूँ। आप बोलोगे फिजिकली कैसे हो सकता है? बेटा ये फिजिकली नहीं है, ये वैल्यूएशन है। आपका सामान फिजिकली यहाँ पे चेकिंग नहीं हो रहा है। स्टोर लेजर कहाँ बन रहा है? फिर से दिमाग लगाओ, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है? वैल्यूएशन हो रहा है। ये फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज सब वैल्यूएशन मेथड है, फिजिकल मूवमेंट मेथड नहीं है। तो हमारे पास अभी देखिए बैलेंस के अंदर वो वाला स्टॉक वैल्यूएशन पर्पस के लिए नहीं था। सो अभी हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि जो हमारे पास 50 यूनिट्स इशू हो रहे हैं दे विल बी इशूड लाइक अ नॉर्मल इशू। और अगर ये नॉर्मल इशू पे अगर 2 रुपीज पे होगा and this is 350 and this is 700। do you understand this? yes ma'am। so इसका मतलब समझ में आया हमारे को कि कब हमारे को अगर हमारा वो पर्टिकुलर लॉट बैलेंस में दिखाई दे रहा है तो yes आप उसके अंदर स्पेसिफिक लॉट यूज कर सकते हैं इशू के लिए। बट अगर आपको वो स्पेसिफिक लॉट नजर नहीं आ रहा था तो बेटा जी अब तो हमारे को देखना ही पड़ेगा। क्या देखना है? हमें ये देखना है कि अगर सपोज लॉट नहीं नजर आया तो हमें नॉर्मल इशू करने का है। क्या करने का है? नॉर्मल इशू करने का है, राइट। तो इसका मतलब हमने सीखा कि कैसे हम रिटर्न टू वेंडर करते हैं, मतलब कि परचेज रिटर्न कैसे करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट सिखाने, आपने सबने नोट डाउन कर लिया जी ये वाला एग्जाम्पल? प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। दिस ईदर केस 1 और केस 2। ऑब्वियसली ये तो ये लीफो होगा या फीफो होगा। ऐसा नहीं कि जरूरी हमेशा ही लीफो में ऐसा होगा, नहीं जी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांस। आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि लॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो तो उसी लॉट में जाएगा, और लॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो नॉर्मल इश्यूज के लिए ट्रीट होगा। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट पॉइंट। माय नेक्स्ट पॉइंट इज रिटर्न टू स्टोर्स। रिटर्न टू स्टोर्स, राइट। रिटर्न टू स्टोर क्या चीज होता है? रिटर्न टू स्टोर का मतलब होता है whenever factory return goods back to stores। अगर फैक्ट्री में माल भेजा था और वो वापस आ गया स्टोर में तो क्या होगा? देन इट इज ट्रीटेड एज रिसीट्स। इसको कैसे ट्रीट करेंगे? हम इसको रिसीट ट्रीट करेंगे। तो जब भी कभी इस फैक्ट्री से सामान रिटर्न होने जा रहा हो हमने क्या करना है? उसको क्या मानना है? रिसीट मानना है। उसको मानना है कि आ गया सामान, राइट। अब किस प्राइस पे करेंगे? इट इज ट्रीटेड एज रिसीट्स एट अ प्राइस at which it was originally issued। जिस प्राइस पे वो इश्यू हुआ था उसी प्राइस पे हमने उसको क्या करना है? रिटर्न मानना है। it would be at the same price at which it was issued। such goods are to be issued first
and then next issue हमें कहा गया कि जब भी कभी फैक्ट्री सामान वापस आएगा स्टोर में तो हम उसको रिसीट मानना है। किस प्राइस से मानना है? जिस प्राइस से आपने उसको इशू किया था। अब ये सामान जो सबसे पहले स्टोर में आया, मतलब जो फैक्ट्री स्टोर में आया, ये सामान सबसे पहले इशू होगा। नो मैटर आप LIFO यूज कर रहे हैं, नो मैटर आप FIFO यूज कर रहे हैं, नो मैटर आप जो मर्जी यूज कर रहे हैं, आपको वो मेथड सबसे, मतलब वो जो सामान है वो सबसे पहले इशू करना पड़ेगा। नो मैटर, मतलब इट वुड बी अकॉर्डिंग टू द मेथड यूज, नो मैटर इट इज FIFO और LIFO। ऑब्वियसली वेटेड एवरेज में मिक्स हो जाता है, उसकी मैं FIFO और LIFO की ही बात कर रही हूँ। नो मैटर इट इज FIFO और LIFO, ये FIFO है या LIFO है, तब हमारे को देखना पड़ेगा। राइट, so now my next sixth point क्या कहता है? 6th point कहता है the sum of issue column is called as COGS इश्यू कॉलम का जो सम है, टोटल है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर ये फिनिश गुड तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाएगा। अगर ये रॉ मटेरियल होता तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाता। जितना भी आपने इशू किया है दैट इज अ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग मतलब कि बैलेंस, फिर परचेसेस परचेज कॉलम में, और अगर हमारे को मैं इशू कॉलम को, अगर मैं क्लोजिंग को माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा? इशूज। और इशूज क्या है? इशूज है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इफ इट इज अ रॉ मटेरियल and cost of goods sold if it is a finished goods, right? So एक और पॉइंट लिख लेते हैं बेटा, freight etc are added to the cost of purchases on accrual basis। मान लीजिए आपने एक सामान मंगवाया ट्रक से, सामान आया, और सामान आने के बाद फिर वो बोलते हैं नहीं जी ये तो अभी पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट तो बाद में होगा, दिस एंड दैट, ये वो। सो अगर ऐसा कुछ है तो जो क्या होगा, जो भी फ्रेट है वो कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड हो जाएगा। और किस बेसिस पे ऐड होगा? किस बेसिस पे ऐसे ऐड होगा जी? एक्रूअल बेसिस पे ऐड होगा। सो इट वुड बी एडेड ऑन एक्रूअल बेसिस, राइट? ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। और अब हमने क्या करना है? अब हमने एक क्वेश्चन करके देखना है, धांसू सा, राइट? सो हम एक धांसू सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। जितना भी आपने PTR पढ़ा है अभी आपको लगभग रिटर्न टू वेंडर, रिटर्न टू स्टोर, ये वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। क्या मैं इस क्वेश्चन को FIFO से करूं? आप LIFO से करके लाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है FIFO LIFO दोनों यूज करना, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी जी आपकी। तो मैं ये क्वेश्चन FIFO से यूज कर रही हूँ, आपने ये क्वेश्चन LIFO से करके लाना है और अपने आप देखना है कि कहीं कोई आप गलती ना करें, राइट? सो ये क्वेश्चन मैं आपको LIFO से वेरीफाई नहीं कराऊंगी। सो कम बैक, आई एम सेइंग विद क्वेश्चन, आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर डेट, then particulars, receipt, issue, and balance. So this is store ledger using FIFO. Store ledger using FIFO, right? और क्या है मेरे पास? डेट, particular, receipt
quantity, rate, amount, issue, come on, I am ready. Are you ready? Yes, मैम, हम भी रेडी हो गए हैं. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यूजिंग फीफो. फर्स्ट में को क्या कहता है? फर्स्ट में को कहता है बैलेंस 50 यूनिट्स at 25 paisa per unit. So first unit there is a balance of 50 units at 0.25 paisa. So this comes out to be 50 into 25 paisa. It comes out to be 12.5. कितना बेटा? That is 12.5. Okay. Now comes first में itself ordered 200 units. बेटा जी ऑर्डर का तो मैं कुछ नहीं करूंगी, है ना. एक्सपेक्टेड डेट 6 में, परचेज ऑर्डर 55 जब आएगा तब देखेंगे, ऑर्डर करने से कुछ नहीं होता. देन कम्स सेकंड में इशू 25 यूनिट्स. सो सेकंड में, सॉरी इट्स ऑल में, सेकंड में you are issuing 25 unit requisition number 101. So material requisition number 101 जो आपने डिपार्टमेंट ए को दी है, राइट. कितने यूनिट्स दिए आपने? आपने दिए 25 यूनिट्स, 25 पैसा. दिस बिकम्स 6.25. अब माइनस होते दिस इज 25.25, 6.25. ओके. सो दिस इज योर मे 2 का मटेरियल रिक्वेजिशन. अब आता है मे 4th मे. ऑर्डर 100 यूनिट्स. 4th में ऑर्डर 100 यूनिट्स, एक्सपेक्टेड डे मेट, परचेज ऑर्डर 65, हमें उसका कुछ करना नहीं. देन 6th में रिसीव्ड 200 यूनिट्स, परचेज ऑर्डर 55. परचेज ऑर्डर 55 और अब क्या ऑर्डर रिसीव हुआ 6 मई को? 200 यूनिट्स at the rate of 55 पैसा. This is 110. How much is it? This is 110. राइट. मेरा ये आ रहा है जी. आगे चलते हैं. ये हमारा ये परचेज हुआ है ना 200 यूनिट्स. कितने पैसे परचेज हुआ बेटा? ओहो, 55 पैसे परचेज नहीं हुआ, 30 पैसे परचेज हुआ. मैं तभी कंफ्यूज हो रही थी कि 55 कहाँ से आ गया. दिस इज 30 पैसा एंड 60, राइट. और अगर मैंने टोटल निकाला तो दिस इज 200 यूनिट्स at 0.25 and 25 units at 0.25 and 200 units at the rate of 0.3. So total is 66.25. कितना आया बेटा? 66.25. ओके. नाउ लेट्स कैरी ऑन. और मैं अब जा रही हूं और नीचे. 6 मई के बाद आता है 7th मई. 6 मई को रिसीव कर लिया, अब 7th मई को इशू करने की बारी आ रही है. 7th मई मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर 105. और कितने इशू किए बेटा उन्होंने? 75 यूनिट्स इशू किए. क्या यूनिट्स इशू किए? 75 यूनिट्स इशू किए. अगर आप 75 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, सो मैंने क्या किया? 25 at the rate of 0.25 and 50 units at the rate of 0.3. So total comes out to be 25 into 0.25 and 50 into 0.3
दिस इज इक्वल टू 21.25। अब माइनस करते हैं, फीफो कर रहे हैं तो दिस 21.25 और इसमें से मैंने 66.25 माइनस किया तो ये बच गया 45। 45 कैसे आया उसकी स्टोरी देखते हैं। हमारे पास 200 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स इशू हुए थे, बाकी ऊपर वाला खत्म हो चुका था। 150 यूनिट्स एडेड और 0.3 कम्स आउट टू बी 45। ओके, दिस इज 7th ऑफ मे। 7th मे के बाद आता है 8th मे। रिटर्न टू स्टॉक रूम। स्टॉक रूम मैं हूं, स्टॉक रूम में क्या आया, रिटर्न आया। रिटर्न टू स्टॉक रूम 5 यूनिट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए एंड द रिक्वेजिशन नंबर 101। लो जी, स्टॉक रूम से वापस आया। कौन सा, जो 101 के अगेंस्ट इशू हुआ था। सो 101 के अगेंस्ट ये इशू हुआ था 0.25 पर। इसका मतलब ये जो सामान आया, इट इज टू बी टेकन बैक एट द सेम रेट एट विच इट वाज इशूड। सो हमारे पास 8th जनवरी रिटर्न टू स्टोर आ रहा है कितना, रिटर्न टू स्टॉक रूम 5 यूनिट्स। हाँ जी, तो रिटर्न कितने पे आया, 5 यूनिट। जिस प्राइस पे हमने इसको इशू किया था, इस प्राइस पे हमने इशू किया था, दैट वाज 0.25। अगर 5 यूनिट्स 0.25 पे होते हैं तो ये बन गया 1.25। तो चलो अब मैं रिसीट कर लिया है 25 एट द 0.25 200 यूनिट्स। मैम इसको 0.25 वालों को एक साथ लिख दे, आंसर इज नहीं बेटा, क्योंकि रिटर्न टू स्टोर आया तो सबसे पहले इशू होना है। इसके अंदर आपने कोई पाप नहीं करना, कोई मिक्सिंग नहीं करना, राइट। सो दिस इज 46.25। अब 8th मे के बाद हमारे पास 46.25 के बाद अब आ रहा है क्या, 8th मे के बाद आया 10th मे, और 10th मे को बोलता है दैट आई हैव रिसीव्ड परचेज ऑर्डर 65 से मैंने रिसीव किया है कितने यूनिट्स, रिसीव्ड 75 यूनिट्स। कितने यूनिट्स, 75 यूनिट्स रिसीव हुए हैं। और अगर 75 यूनिट्स रिसीव हुए हैं वो भी 38 पैसा पर, तो 75 इंटू 0.38 हो गया मेरा 28.5। कितना बेटा, 28.5 पे हुआ है। और अगर 28.5 पे हुआ है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो रिसीव हुआ है वो 25.25, 200 at 0.3, देन 5 at rate of 0.25, 75 आया 0.38, this is total is 74.75। कितना आया बेटा, 74.75, right? So this is my 10th May। Now 10th May के बाद आया 12th May, ऑर्डर्ड 50 यूनिट्स। ऑर्डर का कुछ नहीं करना अगेन। 15th में आ रहा है जी, हमारे यहाँ पर इशू हो रहे हैं 80 यूनिट्स। मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर 125 इशू हुए हैं कितने यूनिट्स, 80 यूनिट्स इशू होने हैं। अब सबसे पहले तो वो 5 यूनिट जाएंगे जो कि रिटर्न होके आए थे, वो डाले। फिर उसके बाद मैं नॉर्मल फीफो शुरू कर रही हूं। हाँ जी, कितने सारे यूनिट्स हैं, बट पहले कोई भी फीफो लीफो तोड़ के वो यूनिट जाएगा जो अभी स्टोर में वापस आया था। सबसे पहले मैंने उसको इशू किया, और जब उसको इशू किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, लेट्स सी दैट। सो 5 इंटू 0.25, दिस टोटल कम्स आउट टू 22.5। कितना आ रहा है बेटा इसका टोटल,
22.5 ये हमारा इशू कॉलम आया। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है जी हमारी, हम लोग फीफो यूज कर रहे हैं। सो हमारे पास टोटल इतना यूनिट आ गया 22.5 का। अब मैं माइनस करती हूं और माइनस करें, ये वीडियो कट करनी पड़ेगी अभिषेक, आपको वहां से कट करनी पड़ेगी जहां पर मैं अब यहाँ पे मिटा रही हूँ, उससे पहले तक का वीडियो कट करना पड़ेगा, कुछ गलती हो गई मुझसे। तो देखो बेटा कितना बैलेंस आया, मेरे पास बैलेंस आया 150 यूनिट्स पहले के थे, 5 यूनिट्स अब आ गए 0.3 और 0.25 और ये हो गया 46.25। राइट, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप देख सकते हो 150 इंटू 0.3 और 5 इंटू 0.25, तो हमारे पास आ गया 46.25। राइट, सो 8 जनवरी के बाद हमारे पास आता है 10th जनवरी, सॉरी 10th मई। 10th मई में कह रखा है, 8th मई के बाद आया 10th मई। 10th मई को रिसीव्ड है परचेज ऑर्डर नंबर 65, परचेज ऑर्डर नंबर 65 रिसीव हुआ है 10th मई को, और कितने यूनिट्स, 75 यूनिट्स 38 पैसा पर। 10th मई 75 यूनिट्स 38 पैसा पर रिसीव हुआ है, दिस बिकम्स 28.5। कितना आया बेटा, दिस इज 28.5। 28.5 करा हमने, और अब हम इश्यू कर रहे हैं, अभी हमारे को जो क्वांटिटी है वो आ रहा 150 एट द रेट ऑफ 0.3, 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0.25, 75 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0.38। सो अगर मैं इसको ऐड करूं, दिस 74.75, ये आया 10 मई। अब 12 मई को ऑर्डर 50 यूनिट्स है, हमें कुछ नहीं करना। 15th मई इशूड 80 यूनिट्स, सो 15th मई मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 125, कितने इशू करने, 80 यूनिट्स। तो सबसे पहले बेटा जी, सबसे पहले वो जाएगा जो सामान मेरा स्टोर से वापस आया था, दैट इज 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0.25। उसके बाद हम अपना फीफो लगाएंगे, फीफो लगकर 0.3 के हिसाब से आ रहा है। सो 5 इंटू 0.25 एंड 75 इंटू 0.3, सो कुल मिलाकर ये हमारे पास टोटल आ रहा है 23.75। राइट, 23.75 में से मैं माइनस करूं तो ये दिस इज 51। कैसे आया 51, 5 यूनिट्स तो पूरा ही चला गया खत्म, और 150 यूनिट्स में से 75 चला गया, तो 75 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0.3 और 75 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0.38, दोनों को मिलाकर 51। सो राइट, हमारा वेरीफाई भी चल रहा है सारा का सारा। अब आता है 15th मई के बाद 18th मई रिसीव्ड, 18th मई रिसीव्ड 25 यूनिट्स, बैलेंस ऑफ परचेज ऑर्डर 65, सो पीओ 65 का ही इन्होंने एक और यूनिट्स मंगवाया है, 25 यूनिट्स 38 पैसा, दिस इज 9.5, और ये 9.5 के हिसाब से हुआ तो ये बन गया 75, 75
25, this is 0.3, this is 0.38 and this is 0.38. So कुल मिलाकर ये मेरे पास जो बन रहा है ये बन रहा है 60.5 का। अब आगे देखिए क्या कह रखा है। 18th मई हो चुका है, अब आ रहा है 21st मई। 21st मई को इशू हो रहा है, इशू 30 यूनिट्स, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 130। सो 30 यूनिट्स अपनी इशू करने हैं। ऑब्वियसली 0.3 पर होंगे ये, किसने कोई पाप तो नहीं किया, नॉर्मल फीफो चलेगा जी 0.3 पर। सो दिस इज 9 और ये बच गया हमारे पास 45 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0.3, राइट। 30 इशू हो गया ना। 75 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0.38 एंड 25 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0.38। क्या मैम 3838 वाला मर्ज ना कर दे? आंसर इज नहीं बेटा, लॉट्स अलग अलग है। आपके चाहे एक ही बार ऑर्डर किया बट लॉट तो अलग अलग आया ना, तो हमें अलग ही दिखाना है। This is coming out to be 51.5। 21st के बाद आया 23, 23rd में रिटर्न टू वेंडर। क्या बोल रहा है? रिटर्न टू वेंडर। बट रिटर्न टू जो वेंडर करना है, क्या उसका लॉट एग्जिस्ट करता है? वो बोलता है 10 यूनिट्स। कहाँ से 10 यूनिट्स इशू करने हैं? लेट्स सी दैट। पूछो भैया कहाँ से, कौन से 10 यूनिट्स इशू करोगे? बोलते रिटर्न टू वेंडर 10 यूनिट्स फ्रॉम परचेज ऑर्डर 65 रिसीव्ड ऑन 18th मई। ये वाला जो सामान था ना उसमें से करना है, क्योंकि 10 यूनिट्स करने रिसीव्ड ऑन 18th मई को जो सामान आया था उसमें से। क्या ये 18th मई वाला सामान बचा हुआ है? हाँ मैम, लॉट एग्जिस्ट, राइट। तो दैट मीन्स 10 यूनिट्स इशू करने हैं 0.38 पर, दिस इज 3.8 और बच गया 45, 75, 15, राइट, क्योंकि लॉट एग्जिस्ट करा था, उसी लॉट में से माइनस किया। दिस इज 0.3, 0.38, 0.38, कुल मिलाकर दिस इज 47.7, दिस इज 47.7, राइट। अब आगे चलते 23 मई के बाद 25th मई received 50 units, purchase order 77, 50 यूनिट्स खरीदा है। रिसीव्ड 50 यूनिट्स, परचेज ऑर्डर 77 और रेट है इसका 25 पैसा, दैट मीन्स 12.5। और अगर मैं 12.5 ऐड करूं, सो दिस बिकम्स 45 एट द रेट ऑफ 0.3, 75 एट द रेट ऑफ 0.38, 15 at the rate of 0.38। ऊपर वाला तो एज इट इज ही आ गया ना अपने पास, राइट। साथ में 50 यूनिट्स और आ गए 0.25 पर, कुल मिलाकर 60.2 का आंसर आ रहा है। अब आगे चलो 25 मई के बाद कुछ और भी क्या रखा है। 25 मई को क्या रखा है? फ्रेट ऑन परचेज नंबर। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। इसने कहा जी इसके फ्रेट भी था, तो फ्रेट तो यहाँ पे अक्रूवल बेसिस पे ऐड होना चाहिए, और दिस इज 24.5 देन। और 24.5 अगर हमारे 50 यूनिट्स का प्राइस है, तो जो प्राइस निकलता है वो 25 पैसे नहीं है भाई, ये तो 49 पैसा है। 12 रुपये फ्रेट ऐड हो गया ना। सो हमारी तो गड़बड़ हो गई भाई। वो इसलिए गड़बड़ हुई क्योंकि ये तो फ्रेट भी आ गया, और फ्रेट ऐड हो गया तो कितना ऐड होगा? 45 into 0.3, then 75 into 0.38, then 15 into 0.38, 50 into 0.49, टोटल मिला के आ रहा है 72.2।
क्या आ रहा है बेटा जी हमारे पास 72.2, राइट। उसके बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 29th में इशूड मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 140, इशूड 60 यूनिट्स। अगर 60 यूनिट्स इशू कर रहे हैं तो फीफो यूज करते हैं 45 एट द रेट ऑफ 0.3 एंड 15, अब 1538 वाला आएगा, कौन सा वाला आएगा 38 वाला आएगा, जो ऊपर वाला स्टॉक है फीफो यूज कर रहे हैं नॉर्मल, राइट। सो नॉर्मल इश्यूज हैं। सो 45 into 0.2, sorry 0.3, ये होती 12 and 15 into 0.38, even the 5.7, राइट। तो हमारा टोटल आ रहा है 6.9। कितने यूनिट्स इशू होने हैं? क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की? एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इतना कम आना नहीं चाहिए था वैसे। 45 into 0.3 and 15 into 0.38, ये आ रहा है जी हमारे पास कुल मिला के 19.2। अब देखते कितना बचा। ये पूरा खत्म हो गया, 45 खत्म, 75 में से 15 गया 60, 15 50, this is equal to 0.38, 0.38 and 0.49। सो अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है ₹53। सो व्हाट इज द आंसर? बताइए बेटा क्या है आंसर। देखिए हमने क्या क्या सीखा, सारे पीटीआर आ गए, फ्रेट भी आ गया, रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू वेंडर भी आ गया, नॉर्मल फीफो लीफो सब लग गया। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज द क्लोजिंग स्टॉक is of 125 units, valued at ₹53, राइट। सो आपने सारे रूल्स देखे हैं। आज आपकी क्लास अब यहीं खत्म करते हैं बेटे। और आपने देखा कि हमने कैसे कैसे सारा फीफो लीफो मेंटेन करते हुए हमने सारा काम किया है। तो क्या आज हम एक दो होमवर्क और ले लें? आपने वैसे कर लिया होगा, बट लेट्स डू few more questions. We can do our question number 47, 48, 49, 50, राइट। 51 शायद मैंने आपको नहीं दिया, अभी 51 नहीं हुआ, 50, देन 51 दिया था मैम, और 52 दिया था, 52 नहीं दिया तो अब कर लीजिएगा, राइट। 54 आपने पिछली बार कर ही लिया था। सो अब आप लोगों ने ये सभी क्वेश्चन जो से मेथड से बोल रखे उस मेथड से करने हैं, और एक और क्वेश्चन करना है, ये वाला जो अभी हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 14, वो आपको लीफो से करके लाना है, और फीफो और लीफो का भी आंसर सेम नहीं होता। सो आप लोगों ने एक बार फिर से ट्राई करना है। लेट्स सी व्हाट आर द एस्पेक्ट्स एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने आगे करना है, लेट्स वाइंड अप द फीफो लीफो एंड ऑल द इवैल्यूएशन मेथड बाय द नेक्स्ट क्लास, और हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो तैयारी करिएगा, होमवर्क करिएगा, बिना होमवर्क करे आगे मत बढ़िएगा। बाय बाय।